आज हम स्टडी कर रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप और आज हम देखेंगे भारत के भौतिक स्वरूप में जो उत्तरी हिमालय प्रदेश है भारत का, नॉर्थ इंडिया, इसका हम भौगोलिक अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय आता है, ग्रेट हिमालय आता है, मीडियन हिमालय आता है और शिवालिक रेंज आती है। ये हमने इसका किया था अब तक भौगोलिक स्टडी इसकी की। अब हम इसकी स्टडी करेंगे प्रादेशिक रीजन के हिसाब से कि किस प्रदेश के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय का सबसे जो पश्चिमी भाग है ये जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये हमारी सिंधु नदी से लेकर के और सतलुज नदी तक, सिंधु से लेके सतलुज नदी के बीच का जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा कश्मीर हिमालय, या फिर इसको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट है ये सतलुज नदी से लेके तीस्ता नदी वो नदी है जो उत्तराखंड और नेपाल की नेचुरल बाउंड्री बनाती है। तीस्ता नदी पूछ लिया जाता है कि नेपाल और भारत की नेचुरल बाउंड्री बनाने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है भाई? काली नदी है। ये काली नदी, तीस्ता नहीं है, सॉरी, काली नदी है। तीस्ता नदी आगे आएगी। तीस्ता नदी के बीच में तो ये नेपाल हिमालय हो जाएगा। सतलुज से काली नदी, इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं हम? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और कुमाऊं हिमालय के अंदर ही हमारी गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ से गंगा और यमुना निकलती है। और उसके बाद का जो हिमालय है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर तीनों ही श्रेणियाँ, हिमालय की ग्रेट, मिड और शिवालिक रेंज, तीनों ही श्रेणियाँ इसके अंदर पैरेलल रूप में चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्योंकि हम इसका अध्ययन कहाँ से कर रहे हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद के हिमालय को यहाँ पर असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय ये सिक्किम, भूटान और असम इसके अंदर आता है। उसके बाद जो हिमालय बच गया वो अरुणाचल प्रदेश या पूर्वी हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है, जो बाद में कहाँ नामचा बरुआ से नीचे की तरफ हेयर बिन बैंड की तरह क्या नीचे की तरफ मुड़ जाता है। ये हमारा कहलाता है उत्तरी प्रदेश, जिसको हिमालय प्रदेश कहा जाता है। और ये हमारी बाद में क्या आ गई है? पूर्व की पहाड़ियाँ आ जाती है। ये हम रीजनल स्टडी कर रहे थे। रीजनल स्टडी के बाद हमारे पास हमने अब भारत का दक्षिणी जो भाग है इसको क्या कहते हैं हम? प्रायद्वीप पठार कहा जाता है। और प्रायद्वीप पठार में सबसे ऊपर जो भाग है ये क्या कहलाता है? इस पार्ट को मध्य की उच्च भूमि कहा जाता है। मध्य की जो उच्च भूमि है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। यहाँ पर मालवा के पठार, यानी कि यहाँ पर एक अरावली पर्वत पाया जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है उनमें से एक है अरावली पर्वत। आजकल ये क्या हो गया है भाई? नदियों द्वारा इसको काट छाँट करके अपरदित कर दिया गया है और ये एक पहाड़ी के रूप में बन गया है। इसकी जो लंबाई है ये शुरू होता है हमारे गुजरात से और कहाँ तक? दिल्ली तक आ जाता है। दिल्ली के पास जब ये पहुँचता है, यहाँ रेवाड़ी और दिल्ली तक पहुँच जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं? सतनाली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो इसको दिल्ली के करीब क्या कहते हैं? इसको दिल्ली की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अब दिल्ली की पहाड़ियाँ किसका भाग है? ये किसी ने एक बार पूछा गया था। तो दिल्ली की जो पहाड़ी किसका भाग है? अरावली पर्वत का ही अग्रभाग है, यानी आगे बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? दिल्ली की पहाड़ी कहलाता है। अरावली पर्वत से लेकर के यहाँ पर मध्य प्रदेश के बीच में विंध्याचल जो पर्वत है, अरावली पर्वत की श्रेणी से लेकर के और यहाँ भी अरावली पर्वत की श्रेणी से लेकर के और विंध्याचल जो पर्वत है, इनके बीच के भाग को क्या कहते हैं? मालवा का पठार या मध्य की उच्च भूमि इसे कहा जाता है। मध्य की उच्च भूमि के बाद जो एरिया जाता है हमारा पूर्व की तरफ, यहाँ पर बघेलखंड, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर का पठार जो है ये किसके पार्ट हो गए हैं? प्रायद्वीप के उत्तरी भाग हो गए हैं। प्रायद्वीप पठार के उत्तरी जो भाग होंगे इसको हम क्या कहेंगे? पश्चिम में क्या कहते हैं? इसको मध्य की उच्च भूमि कहते हैं और पूर्व में इसको क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार इसको कहा जाता है। अब ये जो प्रायद्वीप पठार है, इस प्रायद्वीप पठार का ही आगे अग्रभाग, आगे बढ़ा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है? मेघालय का पठार कहलाता है। और मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है सीक्वेंस में। कौन कौन सी?
गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, इनकी आकृति जो किस किस प्रकार है, कीपाकार आकृति इनकी पाई जाती है। ये पहाड़ियाँ इस प्रकार से यहाँ पर विद्यमान हैं। पहली पहाड़ी यहाँ है, दूसरी पहाड़ी उसके बाद यहाँ आएगी और तीसरी पहाड़ी उसके बाद आती है। इनकी कीपाकार जो आकृति है, इसकी वजह से यहाँ पर विंड जो है इसके अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाती और नीचे से फिर वो ऊपर उठना शुरू करती है, जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश का जो स्थान है कौन सा है, चेरापूंजी स्थान है। चेरापूंजी एक एरिया है, चेरापूंजी एरिया के अंदर क्या है, मानसराम स्थान है, ठीक है ना। वहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा, कई बार उसमें आपका मानसराम नहीं दिया जाता तो क्या दिया जाता है, चेरापूंजी दिया जाता है। चेरापूंजी एक एरिया है और उस एरिया के अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक जगह है मानसराम, उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और वो कहाँ पाई जाती है, तीनों सीक्वेंस की एक पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया। और ये किसका भाग है, ये प्रायद्वीप पठार का ही अग्रभाग इसको कहा जाता है। उसके नीचे जब आते हैं, इससे नीचे जब आएंगे तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो पार्ट है, भारत के पूर्वी भाग को किस नाम, निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। उसमें एक नाम होता है दंडकारण्य प्रदेश। भारत का पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद नीचे जो भाग आता है, यहाँ पर तेलंगाना का पठार आता है। ये किसका पार्ट, ये है प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। और मध्य की उच्च भूमि के जस्ट नीचे जब आते हैं तो यहाँ हमारा कौन सा पार्ट हो जाता है, दक्कन का पठार हो जाता है। दक्कन का पठार यानी कि यहाँ पर कार्बोनिफेरस युग से लेकर के उस समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या था, ज्वालामुखी जो लावा था, एक शिल्ड के रूप में, इसको शिल्ड प्रदेश भी कहा जाता है। जिसकी वजह से क्या है भाई, लावा उद्गत होता है, लावा का उद्गार हुआ, लावा की शिल्ड यहाँ बिछ गई। और यहाँ पर अपर्दन और अपक्षय की वजह से और चट्टानों के रूपांतरण की वजह से क्या हो गया, काली मिट्टी का निर्माण हो गया है। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ की जाती है, यहाँ गुजरात का ये नीचे वाला पार्ट आता है। और कहाँ तक का एरिया, महाराष्ट्र और कर्नाटक का ये उत्तर पश्चिमी भाग किस में आता है, दक्कन के पठार में आता है। यहाँ पर लगभग 2000 मीटर गहराई तक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसको लावा मिट्टी कहते हैं। उसके ऊपर काली मिट्टी पाई जाती है, नीचे क्या पाया जाता है, लावा पाया जाता है। लावा के ऊपर किसकी वजह से, अपक्षय अपर्दन की वजह से क्या हो गया, इसमें रूपांतरण हुआ और काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसके नीचे जस्ट नीचे जाएंगे तो कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारा, ये हमारा पश्चिमी जो घाट है, ये एक कगार के रूप में है, कगार खड़ा कगार है। दूसरा हमारा पूर्वी पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान। किसके बीच में, समुद्र तट और पश्चिमी पूर्वी घाट के बीच के जो भाग बच जाएगा उसको पूर्वी तटीय मैदान कहा जाएगा। पूर्वी घाट को पूर्वी मैदान नहीं कहते, पश्चिमी घाट को पश्चिमी मैदान नहीं कहते। किसके, समुद्र और पश्चिमी घाट के बीच में जो एक संकीर्ण मैदान बचता है उसको हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं ना। ये घाट है और ये तट है। तट और घाट के बीच में जो मैदान बचा, किसके द्वारा, नदियों ने जब यहाँ अपर्दन किया और यहाँ डिपोजिशन किया तो किसका निर्माण हो गया है, मैदान का निर्माण हो गया है। दूसरा, समुद्री लहरें क्या करती है, समुद्र से लहरें आती है, साथ में क्या लेके आती है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स लेके आती है, चट्टानों के कुछ अवशेष लेके आती है, यहाँ डिपॉजिट कर देती है, जल वापिस हो जाता है और वो वहाँ पर बिछ जाते हैं। जिसकी वजह से यहाँ किसका निर्माण हो गया, अभी दोनों तटों के ऊपर मैदान का निर्माण हो गया है। और इन मैदानों को अलग अलग नाम से यहाँ जाना जाता है। और इनको इन्हीं के बीच में क्या पाए जाते हैं भाई, लोग घूमने फिरने के लिए यहाँ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बीच, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या विभिन्न प्रकार के बीच पाए जाते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा तटीय जो मैदान है, भारत का पूर्वी तटीय जो मैदान है, इसके अंदर काफ़ी क्या पहाड़ियाँ पाई जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिसकी जैसे उड़ीसा के अंदर महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, उसके नीचे आएंगे सेवराई की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ आंध्र प्रदेश में आते हैं तो अन्नामल्ला की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामल्ला और अन्नामलाई दोनों पहाड़ियाँ अलग अलग हैं। अन्नामल्ला पूर्वी घाट पे आती है और अन्नामलाई कहाँ पर, पश्चिमी घाट पे पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो ढलान है क्या है भाई, भारत के
पूर्वी तटीय मैदान का ढलान किसकी तरफ है? बंगाल की खाड़ी की तरफ है। यही कारण है कि भारत की पश्चिम से निकलने वाली सारी नदियाँ कहाँ जाती है? पूर्वी तट की ओर जाती है, जहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इधर क्या आती है? सिर्फ 2 या 3 नदियाँ हैं जो बीच से निकल करके कहाँ पहुँचती है? अरब सागर में गिरती है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? 2 नदियाँ हैं यहाँ पर। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी आती है। ठीक है, इसको तापी भी कहा जाता है, नर्मदा और ताप्ती नदी। ये कहाँ पाई जाती है भाई? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है दोनों नदियाँ। और एक ताप्ती जो नदी है क्या करती है? भारत के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को अलग करती है। उत्तर का भाग कहाँ से शुरू होता है इस भारत का? ताप्ती नदी से ऊपर जाएंगे तो उत्तर का भाग है, और उससे नीचे जाएंगे तो दक्षिण का भाग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश और ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का पार्ट है, यहाँ पर एक अमरकंटक पठार है ना, अमरकंटक की पहाड़ियाँ पाई जाती है ना। तो उसमें से 3 नदियाँ निकलती है। एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा पहाड़ी प्रदेश जिसके अंदर से 3 नदियाँ निकलती है और 3 दिशाओं में चल जाती है। वो एक ही ऐसा स्थान है पूरे भारत के अंदर जहाँ से 3 नदियाँ निकलती है और तीनों नदियाँ अलग अलग जाती है। अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, कहाँ जाती है वो? पश्चिम की तरफ बहती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। एक नदी निकलती है सोन नदी, जो कहाँ बहती है? उत्तर की ओर बहती है, और उत्तर की ओर बह करके किसकी सहायक नदी है? वो यमुना की सहायक नदी है, और सहायक किस में मिल जाती है? फिर वो गंगा में मिल जाती है। उसके बाद एक नदी और नीचे की तरफ आती है। कौन सी नदी? महानदी है। अमरकंटक पहाड़ियों से कितनी नदियाँ निकली? 3 नदियाँ निकली। एक कहाँ गई? पूर्व पश्चिम की तरफ गई, एक उत्तर की तरफ गई, और एक दक्षिणी तरफ बहती है, दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 नदियाँ निकलती है। उसके बाद हमारा महानदी कहाँ मिलती है? महानदी तो यहाँ गिरती है, ये जो हमारा भुवनेश्वर कटक के पास से गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अमरकंटक ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ और एक पहाड़ी है, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है भाई? ये उड़ीसा के अंदर बहती है। सबसे ज़्यादा लंबी जो नदी है इसकी कौन सी है? महानदी। कहाँ गिरती है भाई? उड़ीसा के अंदर गिरती है। उड़ीसा से बहती हुई कहाँ गिरती है? पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये तो समझ में आया? ठीक है, और उसके बाद आपका आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। अगर बात करें तो यह श्रेणी कहाँ पाई जाती है भाई? ये जो है हमारी नर्मदा और सोन नदी के भ्रंश के उत्तर में और समांतर पश्चिम की ओर बहती है। ये अत्यधिक क्या है? घर्षित हो गई है। जिस प्रकार से अरावली पर्वत एक घर्षित पहाड़ी के रूप में बन गया है, पर्वत था कभी, आज क्या बन गया? ये पहाड़ी बन गई है। अरावली की पहाड़ी कहा जाता है उनको। पहले क्या था? वो अरावली पर्वत था। वो किसकी वजह से? अपर्दन की वजह से। अपर्दन और अपक्षय दोनों वहाँ क्रिया करते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो गया? उसका अपर्दन हो गया है। उसी प्रकार क्या भारत मध्य प्रदेश के बीच में एक पार्ट है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत कहाँ शुरू होता है? मध्य प्रदेश, और यहाँ तक गया जो स्थान है बिहार का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार 3 स्टेट के अंदर ये फैली हुई है पहाड़ी है। अब ये भी क्या हो गई? अपर्दित हो गई है। नदियों के द्वारा इसको अपर्दित कर दिया गया है। ऊबड़ खाबड़ मैदान यहाँ निर्मित हुए हैं, और ये काफ़ी प्राचीन पर्वत श्रृंखला थी विंध्याचल भी, भारत की अरावली की तरह ही। और ये क्या दोनों क्या है? ये जो है महादेव और विंध्याचल पर्वत क्या बन गए हैं? ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। अब ब्लॉक माउंटेन किसे कहते हैं? एक टर्म है। ब्लॉक माउंटेन क्या है भाई? स्टडी किया है? ब्लॉक माउंटेन किसे कहते हैं? जब आसपास की भूमि एक स्थलखंड क्या है? एक जो स्थलखंड है वो क्या है? समांतर है। ठीक है, और वो अपने स्थान पर ही बना हुआ है, लेकिन इसके आसपास की भूमि क्या हो गई है? नीचे चली गई है। जो उठा हुआ भाग बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? ब्लॉक माउंटेन कहेंगे। दूसरा इसका कारण क्या है? एक भाग आसपास का जो ये एज इट इज़ है, और ये जो बीच का भाग क्या कर गया है? ऊपर उठ गया है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं इसको। होरस्ट पर्वत इसको कहते हैं। एक रिफ्ट वैली का निर्माण होता है इसी प्रकार से,
रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी दो तरह से बनती है, या तो रिफ्ट घाटी कैसे बनेगी, या तो ये भाग क्या करेगा भाई, नीचे दसक जाएगा, या तो ये भाग नीचे दसक गया है, या फिर क्या हो गया है, आसपास का जो क्षेत्र क्या है ऊंचा उठ गया है और ये भाग बीच का जो भाग है एज इट इज़ बना हुआ है, ये रिफ्ट घाटी कहलाती है। और इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन, हॉरस्ट पर्वत इसको कहा जाता है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो दक्कन के पठार के अंदर देखो भाई, मध्य गुंज भूमि है, दक्कन का पठार है, और ये कहाँ पर, अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वतों के बीच में पाया जाता है। क्या था, मतलब रिफ्ट घाटी है, कौन सी नदी बना है? रिफ्ट घाटी नदी नहीं बनाती है, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है जब दो स्थलखंड ऊपर उठ जाए और बीच का भाग क्या रहता है, एज इट इज बना रहे, इसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। बीच का भाग नीचे धस जाए या बीच का भाग नीचे धसक जाए, दोनों भाग स्थलखंड क्या है इक्वल बने रहे, तो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। इनसे होकर नदियाँ बहती है, जैसे नर्मदा जो नदी है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ताप्ती नदी है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, और पश्चिम पूर्व से निकलती है और कहाँ जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है। भारत की दो नदियाँ जो पूर्व से निकलती है और पश्चिम में जा गिरती है। और ये जो हमारा मरुस्थल प्रदेश आ गया है बीच में, ठीक है, इसको राजस्थान का मरुस्थल भी कहा जाता है, भारत का मरुस्थल भी कहा जाता है, और थार का मरुस्थल भी इसको कहा जाता है। ये इसकी जो लेंथ है कितनी है भाई, 1400 किलोमीटर लंबा है और 1600 किलोमीटर क्या है ये चौड़ा है। थार का जो मरुस्थल है, राजस्थान का जो मरुस्थल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ अरावली पर्वत यहाँ पाया जाता है। तो अरावली पर्वत के पश्चिमी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लूनी जो नदी है वो अरावली पर्वत के किस हिस्से से निकलती है, पूर्व या पश्चिम दो हिस्से से निकलेगी, क्योंकि न तो उत्तर से निकलती है और न ही दक्षिण से निकलती है, या तो पूर्व से या पश्चिम से। कहाँ से निकलती है वो, पश्चिम से। अब ये तो है नहीं कि नदी यहाँ से निकलेगी और इसको काट करके इसके अंदर से गुजरेगी, कहाँ से निकलती है वो पश्चिमी हिस्से से निकलती है, और कहाँ पर विलीन हो जाती है वो, वैसे कच्छ के रण में जाती है, लेकिन कच्छ के रण में वो नहीं पहुँच पाती, वो रास्ते में ही विलीन हो जाती है रेत के अंदर ही। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, भारत की अल्पकालीन नदी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, भारत की अल्पकालीन नदी की अगर बात आएगी तो कौन सी है, लूनी नदी है। और वैसे जितनी भी नदियाँ राजस्थान के पार्ट में जो बहती है वो क्या कहलाती है, सारी मौसमी नदियाँ हैं। किसके कारण, वर्षा की कमी के कारण। यहाँ वर्षा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या है, ये नदियाँ समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती, ये सारी अल्पकालीन नदियाँ हैं। एक लूनी नदी ही है जो कभी कभी बरसात की अधिकता के कारण क्या करती है भाई, कच्छ के रण में पहुँच जाती है, अदरवाइज ये क्या होती है, सारी कच्छ का रण क्या है, कच्छ का रण वैसे अब तक कच्छ का रण स्टडी किया, कच्छ का रण कहते किसे हैं, कच्छ का रण एक दलदली प्रदेश है, ठीक है। कच्छ का रण क्या है, एक दलदली प्रदेश है जहाँ पर वृक्ष नहीं पाए जाते, चुटमुट झाड़ियाँ पाई जाती है, कहीं रेत के टीले पाए जाते हैं, तो कहीं पानी के अंदर दलदली क्षेत्र है सारा लगभग सा, और नमकीन पानी है यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, ये नमकीन पानी है। भारतीय आर्मी ये जो 24 डिग्री देशांतर जो है, सर्कलिक जो लाइन है, यहाँ पर भारतीय आर्मी डटी रहती है इस नमकीन जल क्षेत्र के अंदर भी, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के साथ क्या है, एक विवादित क्षेत्र है, यहाँ पर विवाद होते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसलिए आर्मी को यहाँ पर स्टेबल रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये कच्छ का रण का कुछ ही पार्ट हमारे पास है, ये नहीं है कि सारा कच्छ का रण हमारे पास है। कच्छ के रण का कितना, कुछ ही पार्ट हमारे पास है, बाकी कुछ पार्ट कहाँ है, पाकिस्तान के हिस्से में, क्योंकि वहाँ पर दलदली क्षेत्र है, दोनों ही साइड में दलदली क्षेत्र है। हम किसको शो करते हैं, जो भारत में है। और इससे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखो गिर स्थान सुना है, महाराष्ट्र गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर गिर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, अभयारण्य है किसका, गिर शेर के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। भारत की सबसे ज़्यादा गधों की जो मंडी है वो कहाँ लगती है भाई, हाँ ये राजस्थान में लगती है, जयपुर के पास।
ठीक है, विश्व भर के गधे यहाँ लगाए जाते हैं, इनका वो होता है, ठीक। और उसके बाद पूर्वी घाट की अगर बात करें तो भाई पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है भाई? ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, मैदान की नहीं, किसकी बात करें? घाट की बात कर रहे हैं। ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट कितना है? 700 से 900 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी? 700 से 900 मीटर इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है। और अगर बात करें किसकी? वेस्टर्न घाट की बात करें तो कितनी है इसकी? 1000 से लेके 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई। और इसमें क्या पाई जाती है? पहाड़ियाँ पाई जाती है, और पहाड़ियाँ जिनके बीच में विंड गैप पाया जाता है, जिनकी से हवाएं क्या करती है? गुजरती रहती है, ठीक है ना। विंड गैप इनमें काफ़ी पाए जाते हैं। इधर से ये जो सीक्वेंस है, यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के और नीचे जब जाते हैं तो यहाँ कंटिन्यू कगार के रूप में पहाड़ियाँ पाई जाती है। कहीं कहीं ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कहीं कहीं नीची पहाड़ियाँ हैं। यही कारण है कि भारतीय जो मानसून है क्या करती है, जब यहाँ से भारतीय मानसून चल रही होती है, कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर चलती है ना, ये दक्षिण ये हिस्सा है, उत्तर पूर्व की ओर जाती है तो क्या करती है? यहाँ से टकराती है और इन ये जो पहाड़ी प्रदेश है, जो चोटियाँ हैं, इनको क्रॉस नहीं कर पाती है और वहाँ हवाएं क्या करती है? ऊपर उठना शुरू कर देती है। जैसे ही ऊपर उठेगी संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। और क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी, समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ आर्द्रता ज़्यादा पाई जाएगी तो वहाँ वायु में नमी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो ज़्यादा ऊपर नहीं पहुँच पाती वो। ज़्यादा जब लोड होता है ना किसी चीज़ में, तो वो जैसे कोई ट्रक है, सामान से भरा है, तो क्या पहाड़ के ऊपर सीधा चढ़ जाएगा? वो नहीं जा सकता, क्योंकि लोडेड है। उसी प्रकार जब वायु लोडेड होती है ह्यूमिडिटी से, तो क्या करती है? ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाती और एक संघनन जोन आता है, वहाँ पर क्या होती है? वो संघनित होना शुरू हो जाती है, बादलों का निर्माण होता है और बरसात हो जाती है। ये कारण है यहाँ पर अत्यधिक बरसात होने का। और सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? केरल में ही होती है। मानसून की सबसे पहली वर्षा केरल से शुरू होती है और धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। और हिमालय, ये जो हमारा बीच में अरावली जो पर्वत है, ये हवाएं इस प्रकार से चल रही है हमारी, तो यहाँ से क्रॉस चली जाती है हवाएं। ये मरु प्रदेश क्यों है? ये भी एक बात है कि ये राजस्थान का जो प्रदेश मरु क्यों है, ये पार्ट और ये पार्ट मरु क्यों रह गया, मरुस्थल क्यों बन गया? क्योंकि अरावली जो पर्वत है इन हवाओं के किस में आता है? पैरेलल में आता है। जब ये हवाएं ऐसे चल रही होती है तो ये भी अरावली पर्वत इस प्रकार बना हुआ है, तो हवाएं क्या करती है? इसको क्रॉस कर जाती है दाएं बाएं से। तो अरावली पर्वत हवाओं को रोक नहीं पाता है। जब हवाएं रुकेगी नहीं तो क्या करेगी? वो आगे बढ़ जाती है और कहाँ से टकराती है? हिमालय के शिवालिक रेंज से टकराती है और वापस जब लौटती है तो वर्षा करती है। यही होता है प्री मानसून में। हम देखते हैं हवाएं इधर से चली जाती है, लेकिन वापस जब वो उधर से लौटकर वापस आती है, उत्तर से जब आती है, इधर से बरसात काफ़ी तेज़ आती है। इसको कहा जाता है कि पंजाब की घटा आई है, पंजाब से आने वाली हवाएं क्या करती है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश करती है। रीज़न क्या है? कि हवाएं उधर गई थी, हिमालय से टकराई है और वापस हो गई है। जैसे ही वापस आती है तो हमारे यहाँ बरसात करती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बरसात का कारण कौन है भैया हमारे यहाँ? मानसून हवाओं के द्वारा बरसात तो होती है, लेकिन घटा कौन सी होती है? वो पंजाब से आने वाली घटा आती कहाँ से है? हिमालय पर्वत से टकरा के आती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या आता है भाई? ये पश्चिमी घाट आता है। पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं? पूर्वाद्री के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट को पूर्वाद्री भी कहा जाता है और पश्चिमी घाट को क्या? सह्याद्री कहा जाता है। और ये तटों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि कौन सा तट कहाँ पाया जाता है। इन तटों को मिलाकर के इसको सह्याद्री और इसको पूर्वाद्री कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर काफ़ी पहाड़ियाँ पाई जाती है। दोनों ही इनके अंदर देखोगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड्डी है। किस पहाड़ी में है? पहाड़ी ध्यान नहीं है? नीलगिरी है या अन्नामलाई है? हाँ, अन्नामलाई है। अन्नामलाई पहाड़ी है, चोटी है?
अन्नामलाई पहाड़ी है। उसके बाद कौन है? नीलगिरी। यहाँ जहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल मिलते हैं वहाँ पर क्या पाई जाती है भाई? कौन सी? अभी जो आप बोल रहे थे, नहीं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती है। नीलगिरी से नीचे इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती है। इलायची से नीचे भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? ये नहीं स्टडी किया आपने। यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है भाई। अभी हमने बताया था कि पूर्वी घाट, जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के ऊपर एक पर्वत, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसकी सबसे गुरु, क्या नाम उसका, गुरु शिखर तो माउंट आबू में पाई जाती है। माउंट आबू अरावली में है। यहाँ भी एक पूर्वी घाट की एक ऊंची चोटी है, यहाँ पर दूसरी ऊंची चोटी है। पहली ये आंध्र प्रदेश का स्थान है। यहाँ विशाखापट्टनम जो है ना, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम जो चोटी है वो सबसे ऊंची पाई जाती है। दूसरी ऊंची चोटी कौन है? ब्रह्मगिरी है। और यहाँ ब्रह्मगिरी की, ब्रह्मगिरी नहीं, यहाँ पे, यहाँ इसकी एक पहाड़ी, यहाँ पे एक पहाड़ी पाई जाती है। और ये जो त्रिवेंद्रमपुरम है, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है वो, ठीक है। और ये कारण किसका है? अब ये जो भाग ऊंचा उठा हुआ है और ये भाग नीचा है, ये एक रीज़न, सबसे खास जो इसका रीज़न है वो क्या है? क्योंकि ये हमारा क्या है? ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट के नीचे जब ये प्लेट आती है, कौन सी वाली, जब इससे टकराई थी तो क्या हुआ था? ये भाग क्या हो गया था? यहाँ का भाग ऊपर, ये भाग ऊपर उठ गया, ये भाग ऊपर उठा है, और यहाँ का ये भाग क्या है? नीचे दसक गया है। यहाँ ये भाग नीचे है और यहाँ ये भाग ऊपर उठा हुआ है। वैसे ये क्या है? इसका ढलान सारा का सारा बंगाल की खाड़ी में ही है। अभी इंडियन प्लेट जो है ना मूवमेंट कर रही है, और जो बंगाल, जो बांग्लादेश है, इसके नीचे जा रही है, सबडक्शन हो रहा है। इंडियन प्लेट का सबडक्शन कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में हो रहा है। और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है। जब हिस्सा ऊपर उठता है तो वो पीछे खिसकता है, और इंडिया की बाउंड्री, इंडिया की जो सीमा है क्या हो रही है? बांग्लादेश की तरफ बढ़ रही है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो थी, अभी हाल ही के कुछ समय में इसमें, इसके बारे में डिस्कस किया गया था। वहाँ के इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा, उस बांग्लादेश के जो भूगर्भवेत्ता थे उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया है। इंडियन जो प्लेट है वो क्या कर रही है? बांग्लादेश को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, उसको ऊपर उठा रही है, वो चीज़ें पीछे हट रही है इसकी वजह से। और यही कारण है कि जो यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट टकरा रही है, जब टकराती है तो क्या होता है? एक प्लेटें महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, और एक प्लेट और होती है जो आधी महाद्वीपीय होती है और आधी महासागर में होती है, ठीक है ना। तो ये भी प्लेट कौन सी है? महाद्वीपीय प्लेट है, और ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। ये प्लेट क्या है? जो प्लेट हल्की होती है, अब इधर से आने वाली प्लेट क्या है? हैवी है। इधर की प्लेट क्या है? हल्की है। तो कौन सी प्लेट ऊपर जाएगी? हल्की प्लेट हमेशा ऊपर जाती है, और भारी प्लेट क्या करेगी? उसके नीचे चली जाएगी। जब ये प्लेट इसके नीचे जाती है तो क्या होता है? ये भाग ऊपर उठना शुरू कर देता है, ठीक है। तो भारतीय प्लेट क्या है भाई? हैवी प्लेट है। क्योंकि किसका पार्ट है ये? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड जो दुनिया का सबसे प्राचीन जो स्थल थे, उनमें दो भाग थे। एक अंगारा लैंड था, उत्तर की तरफ था, और गोंडवाना लैंड दक्षिण की तरफ था। तो ये दक्षिण का जो पठार है किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इसीलिए यहाँ क्या पाए जाते हैं? सबसे कम भूकंप पाए जाते हैं। जो तटीय प्रदेश है, जहाँ पर ये प्लेटें नीचे की तरफ जाएगी, वहाँ क्या होगा? भूकंप ज़्यादा पाए जाएंगे। ज्वालामुखी भी फटते हैं, लेकिन भूकंप वहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ क्या है? ज्वालामुखी कम पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं इंडिया के अंदर? हिमालय पर्वत में आते हैं। हिमालय तो एक पर्वत है, लेकिन वहाँ भूकंप क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे की एक थ्योरी है, ठीक ना। और ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, हैरियस ने जो दी थी, उसने इसको बताया था कि जो भाग जितना ज़्यादा ऊंचा होगा वो उतने ही हल्के मटेरियल से बना हुआ होगा, और जो हल्के मटेरियल से बना है इसका मतलब वो क्या है? वो कमज़ोर है। जो भाग जितना ज़्यादा नीचा है वो क्या है? उतना ही ज़्यादा हैवी है।
और वहाँ भूकंप की संभावना क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है ना। तो ये बाकी का जो पार्ट इसमें ये बच गया है हमारा अंडमान निकोबार दोनों का एक, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको स्टडी करेंगे, इसके पूरा कंप्लीट करेंगे इसको अंडमान निकोबार को, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप पाए जाते हैं और उनके बीच में कौन कौन से गैप पाए जाते हैं। और यही लक्ष्य हमारा आता है लक्षद्वीप समूह। यहाँ पर मिनिकॉय है, अमन द्वीप है, और मिनिकॉय के बाद यहाँ नीचे सबसे नीचे क्या आता है, मालदीव एक देश आता है। हमने एक बार इसमें स्टडी भी किया था कि यहाँ पर 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल है, यहाँ पर क्या है 10 डिग्री चैनल है, क्योंकि ये दक्षिण में है तो 10 डिग्री चैनल यहाँ पाया जाता है और 8 अन्य ये हमारा ऊपर पाया जाता है पार्ट। अब इंडियन मैप में इसको कैसे दिखाया गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन अलग है, ये अलग प्रोजेक्शन में तैयार किया गया है, लेकिन एक्चुअल जो सरफेस देखते हैं इंडिया का, वर्ल्ड का, तो क्या होगा, ये क्या चीज़ें आगे पीछे मिलेगी हमें। ठीक है ना। अलग अलग ये जो प्रोजेक्शन होते हैं इन पे अलग अलग दिशा का और दूसरा साइज़ का इसमें डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे किस पे बनाए जाते हैं भाई, प्रोजेक्शन में बनाए जाते हैं मैप। जब हम इसका मरेक्टर प्रोजेक्शन देखेंगे, भूमध्य रेखा के ऊपर सिनुसोइडल प्रोजेक्शन कब देखते हैं, दिशा, दूरी, ये सब चीज़ें उसमें करेक्ट दिखाई जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके बाद भारत की जलवायु जो है उसको कंप्लीट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उसका हम अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे, पूरे वर्ल्ड का अध्ययन करेंगे, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे और साथ में किस प्रकार से मैपों का निर्माण हुआ है ये भी, इसका भी हम पूरा अध्ययन करेंगे। मैप कैसे क्रिएट होते हैं, मैप कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।